हम्म। तो एक ये कॉन्सेप्ट था छोटा सा, मैं चाह रहा था कि तुम लोग भी सीख लो इसको। अगर आप इसको ध्यान से देखो, मैं थोड़ा सा और जितना भी होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का एक राइटअप है मेरे पास, बड़ा अच्छा राइटअप है ना, है ना, बहुत अच्छा राइटअप है। और ये राइटअप जो है ना आपको, ये शायद यहाँ से होगा नहीं, है ना, एक काम करता हूँ इसको डबल। हाँ, ये कहता है कि फ्यूजन एंड वेपराइजेशन रिजल्ट इन द in result from the supplying sufficient thermal energy to a crystal to overcome the potential energy holding it together। समझ रहे हो? मतलब फ्यूजन और जो वेपराइजेशन होता है वो क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम द सप्लाइंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी टू अ क्रिस्टल। एक क्रिस्टल को सफिशिएंट थर्मल एनर्जी सप्लाई करने से का होता है। तो इस तरीके से रहेगा ना, इसमें रहता है। ओके, जो कि उसको क्या कर रहा है, होल्डिंग इट टुगेदर, मतलब जो इसको रखे हुए है ना। एटमाइजेशन का मतलब नहीं तुम लोगों ने पढ़ा, एटमाइजेशन का मतलब था किसी भी सब्सटेंस को गैस में भेजना, है ना। उसमें था, ये थर्मोकेमिस्ट्री में था एटमाइजेशन का डेफिनेशन, है ना। एटमाइजेशन का जो डेफिनेशन था वो थर्मोकेमिस्ट्री में था, है ना। एटमाइजेशन का जो डेफिनेशन था वो थर्मोकेमिस्ट्री में दे रखा था, ठीक है। ओके, तो ये कहता है कि इट शुड बी नोटेड दैट इन मोस्ट केसेस द मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन ऑफ अ क्रिस्टल डज नॉट रिजल्ट इन द एटमाइजेशन। मतलब मेल्टिंग और वेपराइजेशन, मेल्टिंग का मतलब क्या था, मेल्टिंग का मतलब था सॉलिड से लिक्विड में जाना और लिक्विड से गैस में जाना, दैट कॉल बॉइलिंग पॉइंट। ये बीपी होता है, ये आपका एमपी होता है, ठीक है। तो कहता है कि मतलब एटमाइजेशन मतलब गैसेस फेज में नहीं जाता है, दैट इज द कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ ऑल केमिकल फोर्सेज, है ना, कंप्लीट ब्रेकिंग ऑफ ऑल केमिकल फोर्सेज, है ना। In order to understand the relationship between chemical forces and the physical property such as, ये important यहाँ समझना, यहाँ से देखना, अच्छा, बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा हुआ है। In order to understand the relationship between chemical forces and the physical properties such as melting point and boiling point, it is necessary to compare the binding forces of the species in vapor with those of crystal, है ना। तो ये आपको मिल जाएगा नोट्स में, मैं ऐसे ही भेज दूंगा आपको, है ना, देख लेना है। तो थोड़ा मैं बस बताना चाह रहा था तुम लोगों को ये चीजें, कल डिस्कस किया था कुछ ए फेज वगैरह में, तो तुमको ही बता देता हूँ। बेसिकली ये है कि होता क्या है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में जो एनर्जी है, कितनी एनर्जी सप्लाई करनी है, बॉइलिंग के लिए कितनी एनर्जी सप्लाई करना है। तो वो ये कह रहा है कि सॉलिड फेज में जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, मतलब जब आप क्रिस्टल को अरेंज किए थे, तो उसमें वहां एक एनर्जी रही होगी। और जब लिक्विड में पहुंचेगा तो वहां पे एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज रहेंगे, वहां पे एक एनर्जी रहेगी। इन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तो वो लिक्विफाई हो जाएगा। लिक्विड फेज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, और जो गैसियस फेज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में, उसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। उस पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस अगर आप क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे, तो पार्टिकल कहाँ पहुंच जाता है, तो पार्टिकल पहुंच जाता है गैसियस फेज में। ये तरीका है, ये इससे समझते हैं बेसिकली। देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है इसने, ओनली कहता है ना, ओनली द डिफरेंस बिटवीन द दीज टू एनर्जीज मस्ट बी सप्लाइड इन ऑर्डर टू वेपराइज द क्रिस्टल। द फॉलोइंग discussion will emphasize energy difference with respect to the variation in the melting point and boiling point, and it should be realized that the entropy effect can also be very important, है ना। तो राइटअप मैं आपको दे दूंगा। एक बात मुझे और बतानी थी यहाँ पे, एक क्वेश्चन जो यहाँ पे, जहाँ पे पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था, वो ये था कि आयोडीन सब्लिमेशन क्यों करता है ना, आयोडीन जो है ना सब्लिमाइट करता है। मैंने आपको जब मैं रेडॉक्स पढ़ा था तब भी मैंने बताया था। तो मैं वो ये यहाँ लिखा हुआ, क्या लिखा है पढ़ो। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कंपाउंड इज अनदर प्रॉपर्टी टू विच सिमेट्री, ये टर्म एक मेन था, सिमेट्री, ये लिखा हुआ है ना, सिमेट्री, है ना। सिमेट्री इज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर। Symmetrical molecules tend to have a higher melting point than their less symmetrical isomers, है ना। For example, the melting point of neopentane is -17 डिग्री सेल्सियस and that of normal pentane is -130 डिग्री सेल्सियस। तो नियोपेंटेन क्या होगा, नियोपेंटेन सिमेट्रिकल हो जाता है ऐसे करके, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, स्फेरिकल हो जाएगा। तो जो जितना ज्यादा सिमेट्रिकल होता जाता है उतना ज्यादा क्या होता है, वो उतनी पैकिंग अच्छी होती है। और क्या होता है ना, और क्या होता है वो ज्यादा अच्छे से क्या हो जाता है ना, मतलब पैक्ड हो जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आपको बताया गया होगा, सिस ट्रांस आइसोमर में बताया गया होगा।
सिस और ट्रांस आइसोमर में सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि उनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है। तो डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होने की वजह से वहां पे एक नेट पोलरिटी बनती है, तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा अच्छा हो जाता है, तो सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। लेकिन ट्रांस की सिमेट्री ज्यादा अच्छी होती है, तो ट्रांस वाला जो होता है, ट्रांस वाला इस तरीके से पैक्ड हो जाएगा, ऐसे करके, है ना, यूं करके यो पैक होता है, ऐसे करके यूं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो ट्रांस वाला होगा वो क्या होगा, ट्रांस वाले की सिमेट्री ज्यादा अच्छी है, तो वो क्या करता है, उसका बॉइल मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। यहाँ लिखा है, देखो पढ़ो, इफ अ मॉलिक्यूल इज वेरी हाई सिमेट्री द मेल्टिंग पॉइंट मे बी रेज अंटिल द सब्सटेंस सब्लिमाइज रेदर देन मेल्ट। अगर एक बहुत अच्छा सिमेट्री वाला कंपाउंड है, जैसे आयोडीन का एग्जांपल यहाँ दिया है, देखो एग्जांपल है I2 का, CO2 का, कैम्फर का, ये सब्लिमेशन करते हैं। ड्राई आइस जो है ना, ड्राई आइस जो है ना, ड्राई आइस मतलब सॉलिड CO2, उसको जब आप क्या करोगे, उसको जब आप लिक्विफाई, उसको जब आप सॉलिडिफाई करने के बाद क्या करोगे, जैसे ही आप उसे सोचोगे कि वो लिक्विफाई हो, तो लिक्विफाई नहीं होगा, सीधे सीधे वेपराइज होती है, गैस में चली जाती है ना। ऐसा, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री है। वैसे ही किसका, आयोडीन का भी है। कोई सब्सटेंस जो जिनकी हाई डिग्री ऑफ सिमेट्री होती है, तो उनमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने से क्या होगा कि उसके बाद जब हम उनको मेल्ट करके लिक्विड में ले जाते हैं, तो लिक्विड में ना जाके सीधे गैस में चले जाते हैं। पहले अपने आप को होल्ड किए, होल्ड किए, होल्ड किए, होल्ड किए, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छे हैं, अच्छे से होल्ड कर रखा है। अचानक देखते हैं कि यार इतनी एनर्जी सप्लाई हो चुकी कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तो लिक्विड में जाके सीधे गैस में जाते हैं। हाई सिमेट्री का मतलब बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से सिमेट्रिकली पैक्ड है ना, बहुत अच्छे से सिमेट्रिकली पैक्ड हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन बहुत ज्यादा आप मान लो, है ना, अच्छी पैकिंग इफिशियंसी हो जाएगी। ओके, ये हो जाता है। चलो, तो ये तो थोड़ा इसके बारे में बताया था मैंने, तो उस दिन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ना, देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और वो है हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। देखो हेडिंग, हाइड्रेशन एनर्जी, है ना। हाँ, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या होगी, उसमें देख लो, सबसे ज्यादा छोट, जैसे जैसे साइज बढ़ता है वैसे वैसे कम होती जाती है ना। हाइड्रेशन तो समझते ही ना, वाटर पार्टिकल का, वाटर पार्टिकल के साथ क्या होना, है ना, कम मूव करना, सराउंड कर लेना। तो इसकी मेरे पास डेटा भी है, इसका जो है वो कितना है, 515 है, और इसका 381 है, इसका 347 है, और इसका 305 है। पूरा जो डेटा है वो किलो जूल पर मोल में है। तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रही है, घटती है हाइड्रेशन एनर्जी, ना। तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लिख लो आप, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके बाद है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ हेलोजन में अगर हम चले, बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, है ना, तो ये भी एक हेडिंग है आपका। ठीक है, एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन ना। तो क्या होगा, क्यों बोलोगे भाई एफ एटम, है ना, एफ एटम हैव एनॉमलस प्रॉपर्टी, क्या रीजन दोगे, बोलो, लिखो जरा चैट में, है ना। तो एनॉमलस प्रॉपर्टी है, क्या होगा, हाँ, प्रॉपर्टी का नंबरिंग कर दे। नंबरिंग में क्या था, यहाँ नंबरिंग कौन सी थी अपनी, 12 नंबर थी ना, 13 नंबर कर लो यहाँ पे नंबरिंग में, ये 13 नंबर है, यहाँ खत्म है, इसके बाद नहीं है ना। हम्म, तो सबसे पहला देख लो जिनको नहीं हुआ है, एक तो स्मॉल साइज हो जाएगा, है ना, स्मॉल साइज हो जाएगा। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी। तीसरा क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना।
ठीक है। और इसमें एक और भी है कि इट कैन फॉर्म ओनली वन ऑक्सी एसिड, ये कौन सा होता है, HOF बनता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल भी होता है, HOF बनाता है ना, इस तरीके से रहेगा, है ना, ये रहेगा। एक और भी है इसमें, फिफ्थ नंबर पॉइंट इसका, एक तो लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होता है, बताया भी था मैंने आपको ना। ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, है ना, ज्यादातर रिएक्शंस कैसी होती हैं, एच ओ एफ एक वो है, इसका ऑक्सी एसिड है, ऑक्सी एसिड, किसने पूछा, निखिल, एक ऑक्सी एसिड है ना। फर्स्ट पीरियड में थोड़ी ना होता है यार निखिल, सेकंड पीरियड का है, कैसी बात कर रहे हो निखिल, है ना। एफ एटम सेकंड पीरियड का है बेटा, फर्स्ट पीरियड में तो केवल एच एटम और हीलियम एटम ही है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। एनोमलस का मतलब एक्सेप्शनल, एनोमलस का मतलब एक्सेप्शनल, है ना, मैच नहीं करेगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर है ना, ठीक है। एनोमलस का मतलब है एग्जाम, है ना। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ये भी रिएक्शन जो था ना ये वाला पानी के साथ, ये भी एक्सोथर्मिक था ये वाला, देख रहे हो, एक में O2 बन रहा है, एक में O3 बन रहा है ना। क्योंकि कहते हैं कि जो F एटम है वो छोटा एटम है, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा ना तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेंगे एफ एटम के, है ना। एफ एटम के ऋतिक, एफ एटम के जो बॉन्डिंग होगा, दूसरा एटम तो हो सकता है साइज में थोड़ा बड़ा हो, लेकिन एफ एटम तो छोटा है ना, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा नहीं आएगी, है ना। कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बनाएगा एफ एटम के साथ, मान लो कोई एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट एफ है, ये दोनों जब ए और एफ आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये स्मॉल साइज बॉन्ड बनेगा बॉन्ड लेंथ में, इसलिए स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। तो इसलिए रिएक्शन ज्यादातर कैसी हो जाती है, एक्सोथर्मिक हो जाती है, इसीलिए तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, इसीलिए तो फ्लोराइड आपने टेस्ट नहीं किया था ऋतिक, इसीलिए आपने फ्लोराइड आयन को टेस्ट नहीं किया था लैब में, आपने क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को ही टेस्ट किया था, फ्लोराइड को आपने टेस्ट नहीं किया था, रिएक्शन थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व करती है, जो कि इसलिए तो मैं हमको उसमें रखना पड़ता है ना। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ एच जो वो था ना, क्या नाम था इसका, ये हाइपोक्लोरस एसिड है ना, तो ये हाइपोफ्लोरस एसिड हो जाएगा, और क्या है, +1 स्टेट है इसकी, HOF ही है, एक ही है, वो भी अनस्टेबल होता है ना, अनस्टेबल ही होता है, एक ही बनाते हैं, बाकी नहीं है इसके, है ना। ओके, सो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी में वो है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, रिएक्टिविटी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ना। सो आप लिख सकते हैं कि हेलोजेंस कैन रिएक्ट with hydrogen to give covalent hydride, कोवेलेंट हाइड्राइड ना, इस तरीके से रहता है। ओके, ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिखो, है ना, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस
इन द ऑर्डर। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? F2 है, फिर कौन होगा? Cl2 है, फिर कौन है? Br2 है, फिर कौन है? I2 है। ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर, है ना, इस तरीके से। हेलोजन्स कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव कोवेलेंट हाइड्राइड। मतलब सिंपल है, जैसे ये रिएक्शन तो आपने पढ़ी है ना, H2 प्लस Cl2, अभी आपने ऑर्गेनिक में भी कहीं पढ़ी होगी, ट्वाइस HCl पढ़ा होगा। इवन आपने ये रिएक्शन भी आता है केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह में भी बताते हैं, और ये सब 2HI वगैरह ऐसे ही बनेंगे, है ना, इस तरीके से। और H2 प्लस Br2 करके भी क्या होगा, ये क्या बनाएगा? 2HBr बनाएगा। तो अपन इन्हीं की बात कर रहे हैं। ऐसे H2 प्लस F2 करके क्या होगा? 2HF बनेगा। तो जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होगी हाइड्रोजन के साथ। हाईली रिएक्टिव सब्सटेंस जो होगा वो हो जाएगा, है ना। ओके, अब हम लोग इनके क्या करते हैं, है ना, रिएक्टिविटी का मतलब कितने फास्ट रिएक्ट करेगा, कितने फास्ट रिएक्ट करेगा, है ना, कितने फास्ट रिएक्ट करेगा उसके हिसाब से चलेगा, है ना, और ये रहेगा। और वैसे भी अपने को पता है कि ऑक्सीडाइजिंग, यही पावर किसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी है। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज ही तो कर रहे हैं इसको। जीरो से कहाँ भेज रहा है? +1 में भेज रहा है। जीरो से कहाँ भेज रहा है? +1 में भेज रहा है। तो सबसे हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी? F2 की है। फिर इसके बाद आ जाएगा, नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट द रीजन, है ना, वो नहीं है। ओके, ये हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल HF में पाई जाती है, उसकी वजह से वो लिक्विड हो जाता है, ये रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लें, फिजिकल स्टेट की बात कर लें। चलो फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन में ला सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड, है ना। यहाँ लिखिए आप नेक्स्ट हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है, हाइड्रोजन हैलाइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन हैलाइड्स की जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या होगा, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, और वो है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में क्या होगा, जो HF है, HF में भी इन लिक्विड स्टेट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह लिक्विड स्टेट में होगा। HCl जो होता है वो गैस होता है, मालूम है आपको, बाकी सारे गैसियस फेज में ही रहेंगे, है ना, HCl, HBr, HI, ठीक है, ये रहता है। हाँ, आज तो ये स्टार्ट किया था ना, कौन आया? लेट आए हो क्या? अभी मैं इतना लेट, मैंने 15 मिनट लेट क्लास स्टार्ट हुई, तब भी तुम लोग ये पढ़ाया, बस कुछ नहीं पढ़ाया। ये मैं भेज दूंगा टेलीग्राम लिंक पे, है ना, ठीक है, टेलीग्राम पे भेज दूंगा इसको, है ना। शुरुआत यहाँ से की, फिर पहली हेडिंग ये डाली, हाइड्रोजन हाइड्रेशन एनर्जी, उसके बाद ये पढ़ाना स्टार्ट किया है ना। तो ये तो फिजिकल स्टेट की बात हो गई। नेक्स्ट दूसरा कर लो, दूसरा है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, जैसा नाइट्रोजन फैमिली में किया था, ऑक्सीजन फैमिली में किया था, वैसे ही डिक्रीजेस, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, जैसा आपने पहले पढ़ा था, है ना, वैसा ही अभी पढ़ोगे, है ना, ठीक है, सेम ही है। क्यों डिक्रीज डाउन द ग्रुप? एज बॉन्ड लेंथ ऑफ EH बॉन्ड, E की जगह X लिख दे, क्योंकि X जो सिंबल है वो हेलोजन के लिए यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। तो हम लोग क्या करते हैं, ये लिख देते हैं SX बॉन्ड, एज द बॉन्ड लेंथ ऑफ SX बॉन्ड इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनका क्या होता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, मतलब थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये ऐसा चलेगा, HF सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद HCl, फिर HBr, और फिर HI। यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे H एटम और I एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। और ये मैंने वहां पे भी इस तरीके से डिस्कस किया था, है ना। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब है हीट के प्रति स्टेबल, है ना, जब आप गर्म करोगे तो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए,
है ना, हीट के प्रति, दैट कॉल स्टेबिलिटी। ठीक है, हाँ, HF, HCl, HBr और HI है ना, इस तरीके से। किस चीज का पूछ रहा है मनीष, रीजन? HCl HBr का ही का क्या रीजन है मतलब? नहीं, फजान यहाँ नहीं लगेगा ना, फजान रूल यहाँ नहीं लगता है ना। फजान रूल तो यहाँ नहीं लगेगा। फजान रूल किसने बोला है आपको? यहाँ आयनिक कंपाउंड में फजान रूल लगता है, कोवलेंट कंपाउंड में तो नहीं लगता है फजान रूल। हेलो क्या? सर। हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा था, जैसे फिजिकल स्टेट बताया ना सर, एचएफ का लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है हाँ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ तो सर उसी सिमिलरली सर HCl HBr हाँ, HI का क्या रीजन हो सकता है जो कोई गैसेस रीजन नहीं है। एग्जिस्ट करता गैसेस में मॉलिक्यूलर मास कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, और क्या है उसका? है? सर रूम बॉइलिंग टेम्परे पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर। हाँ, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? रूम टेम्परेचर उनका से अगर से कम अगर बॉइलिंग पॉइंट है तो वो सब्सटेंस किस में रहेगा? गैसियस फेज में ही रहेगा। सर वैसे तो आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो आयोडीन इसमें कहाँ क्या है यहाँ लॉजिक? पे? आयोडीन कहाँ है? यहाँ आयोडीन है क्या? HI सर। HI है ना, I2 यस थोड़ी सर। ना। तो I2 का तो मॉलिक्यूलर मास, वो तो फैक्ट है, जो चीज आप नहीं समझ रहे हो। आप HF आपको लिक्विड फेज में मिला, बाकी सारे गैसेस फेज में मिले, अब आप क्या बोलोगे इसके लिए, क्या लिखोगे? जो फैक्ट जो जो तो मिला है उसको थोड़ी ना चेंज कर सकते हो। पानी तो जैसे वाटर है, तो वाटर में तुमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग पता हो या ना पता हो, तुमको दिखेगा तो आंखों से लिक्विड में ही। यस सर, रूम इस टेम्परेचर दु, पर लिक्विड में एग्जिस्ट हाँ, करता इस दुनिया में जिनको ये पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चलो साइंस के बच्चों को पता है, लेकिन जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, उनको तो नहीं पता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वो भी तो पानी पी रहे हैं ना लिक्विड फेज में। है। यस सर, मतलब तो जो स्टैंडर्ड स्टेट में एग्जिस्ट करता है वही वो। जो दिख रहा है स्टेनलेस ने, जो आंखों से दिख रहा है उसको तो नहीं बदला जा सकता है ना, थ्योरी आपको एक्सप्लेन करनी है। साइंस का मतलब क्या है? जो है उसको एक्सप्लेन करना, एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं करना, एक्सप्लेन करना। एक्सेप्ट करना है तो साइंस मत पढ़ो, है ना। एक्सेप्ट करना है तो कॉमर्स और वो पढ़ो। एक्सेप्टेड है उनको तो क्या दिक्कत है, जो चीज जैसी वैसी हो जाएगा, है ना। समझ में आया? ठीक है सर। हाँ, तो जो उसको उसी को एक्सप्लेन करना है, तो लिक्विड है तो लिक्विड को अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अब गैस, एक्सेप्ट गैस है तो गैस का क्या होगा? यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट्स आर लेस देन रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर जो होगा वो कितना है? मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे है। अब इनका मान लो बॉइलिंग पॉइंट 15 है, 10 है, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल हो जाते हैं। तुमने रूम पे रखा हुआ है तो तुम्हारा रूम तो 25 पे है, तो ज्यादा पे रखा हुआ है ना, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कहते हैं। तो HCl जो है ना, क्या होगा? HCl आपका दो तरीके से यूज होता है, दैट कॉल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। दो चीजें होती है ना। जब आप इसे पानी में मिला दोगे तो क्या होगा? तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, और वैसे तो ये गैस होता है ना। क्या हो गया पीयूष? सर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं ना? हाँ, तो ये तो बताता आ रहा हूँ मैं। ऑक्सीजन फैमिली मैंने सेम बात बताई है, नाइट्रोजन फैमिली में बताई है, यही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही बात बताई है ना। ठीक है, वहाँ पे है ना NH3 PH3 वगैरह थे, वो सब सेम ही बताया था, है ना। तो अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा यहाँ पे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसमें थर्मल स्टेबिलिटी हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपने पढ़ा होगा। हम्म तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना, यहाँ पे कौन सी आएगी? प्रोटॉन वाली आएगी, है ना, प्रोटॉन डोनर कैपेसिटी वाली। तो प्रोटॉन डोनर कैपेसिटी वाली जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसमें क्या होता है ना, कौन है सबसे ज्यादा? एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बोलो? वो है इंक्रीजेस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, है ना। डाउन द ग्रुप जो है ना, वो क्या करेगा? वो इंक्रीज करेगा, है ना। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा एसिड होता है? HF होता है।
फिर HBr होता है, फिर सॉरी HBr लिख दिया, HCl छूट गया, उसके बाद HCl होता है, फिर HBr होता है, फिर HI होता है ना। HI का हाईएस्ट है ना, क्यों? क्योंकि आप इसको कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से समझा सकते हो या बॉन्ड लेंथ से समझा सकते हो। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज एज XH बॉन्ड लेंथ क्या होती है बोलो? बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो ब्रेक करना आसान हो जाता है ना। साथ में आप इसको भी यूज कर सकते हो, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ना, कॉन्जुगेट बेस की जो स्टेबिलिटी होती है उसको भी आप कर सकते हो। I माइनस आयन, फिर ब्रोमाइड आयन, फिर क्लोराइड आयन, फिर F माइनस आयन, इससे भी हो जाएगा ना। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इनका रिड्यूसिंग पावर का भी बात कर लेते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर में क्या लगता है सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा HI का होता है, फिर HBr का होता है, फिर HCl का होगा, सबसे कम किसका होगा? HF का होगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? क्योंकि अपने को पता है कि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होता है उसका ऑर्डर क्या है? F2 है, फिर Cl2 है, फिर Br2 है, फिर I2 है। तो इसके रिवर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट बेस में उल्टा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आदि? तो उल्टा क्यों होना चाहिए? जो सबसे अच्छा एसिड है उसके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, तभी तो सबसे अच्छा एसिड होगा। तुम लोगों को अभी तक कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी वगैरह भी क्लियर नहीं है आदित्य ना। कैसे करोगे तुम लोग? अब बताओ, अभी तो हाँ 1-2 महीने ही बचे हैं, पढ़ते नहीं हो इसका मतलब बिल्कुल भी। जो जो सबसे अच्छा एसिड होगा उसके कॉन्जुगेट बेस, अगर I माइनस आयन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये सबसे बड़ा साइज का है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। NiNR बेटर लीविंग ग्रुप, अरे अरे I माइनस आयन बेटर लीविंग ग्रुप है तो बेटर न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्गर, और क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस कैसा है? मोस्ट स्टेबल भी है। अगर HI डिसोसिएट, समझो मेरी बात, HI डिसोसिएट करके क्या बनाएगा? H प्लस आयन बनाएगा और I माइनस आयन बनाएगा, है ना। ठीक है, अगर ये मोस्ट स्टेबल नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन वापस आ जाएगी यार पीछे। देवांश जो है ना, कॉन्जुगेट बेस का एसिड बेस थ्योरी पढ़ सकते हो, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में शुरुआत के 2-3 लेक्चर में पढ़ाया है मैंने, और मैंने वहां पर भी पढ़ाया है ना, है ना। वहां पर भी पढ़ाया है उस पे, अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी एसिड बेस में पढ़ाया हुआ है। वहां पर भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इसको करो। पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता तो याद नहीं होता, इसका मतलब पढ़ते ही नहीं हो, फिर तो क्या फायदा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और उसके बाद रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्यों? आई माइनस आयन का क्या है बेसिकली? आई माइनस आयन जो है ना, जो HI है, समझ, इतना समझ लो, एच आई को बहुत आसानी से -1 से I2 में जाने की महारत हासिल है। ये वापस जाने की महारत हासिल है उसके पास, फटाक से I2 में चला जाएगा। तो जितनी जल्दी अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेगा, है ना, उतनी जल्दी क्या होगा? उतनी जल्दी ये दूसरों को रिड्यूस कर देगा, समझे। लेकिन आपको पता है कि HF में जो F माइनस है ना, -1 वाला, उसको F2 में नहीं भेजा जा सकता है, उसको F2 में नहीं भेजा जा सकता है। अब कितने, किसी को याद है? किसी को याद ही नहीं होगा वो वाला कंपाउंड। किसको याद है वो वाला कंपाउंड जो F माइनस आयन को F2 में भेज सकता है? याद है? अभय को याद है, वेरी गुड। SuO4 लिख रहा है कुछ, क्या बात है। H4HCO6 बिल्कुल सही है, जिनॉन का कंपाउंड था, है ना, H4HC। अब लिखो, जाके पढ़ो, जाके उसको देखो, है ना। तो एक ही कंपाउंड है H4HCO6 जो कंपाउंड है,
that the only compound that can oxidize F minus N to F2. So this way the logic will create, और तुम लोग ध्यान रख सकते हो, है ना। और इनको ध्यान रखो, लॉजिकल थिंकिंग तुमसे पूछे कोई भी, लेकिन जो कॉमन लॉजिकल थिंकिंग, बहुत मोस्ट कॉमन लॉजिकल थिंकिंग जो है ना, वही आता है। अच्छा, ये मैंने ये कह रहे थे क्या, मैंने यहाँ गलत कर दिया है, ओके, ये गलती हुई है क्या, यहाँ पे Cl माइनस आयन, सॉरी यहाँ पे, अरे सही तो लिखा था यार, क्या तुम लोग भी कंफ्यूज ही करा दोगे। आई के बाद ब्रोमाइड है, यहाँ पे Cl माइनस आयन, सही तो लिखा है, सही तो लिखा है दृष्टि, सही लिखा है भाई, ठीक है ना। उल्टा होगा, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी उल्टी हो जाएगी, जो कि एसिडिक स्ट्रेंथ की है ना, ठीक है ना। तुम लोग नहीं पढ़ते हो यार, मैं क्लियर हो चुका है, मतलब ये चीज है ना, ये गलत बात है यार, जितना अच्छे से पढ़ाया था। कुछ लोग कुछ जो है ना, वो कह रहे हैं SiO4 ऑक्सीडाइज कर देगा F माइनस आयन को, कहाँ कर देगा यार SiO4। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर आता है HI का, फिर आता है आपका HBr का, और फिर आता है आपका HCl का। ठीक है, ये जो सबसे हाईएस्ट आया वो क्यों आया, वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आया है। ठीक है, और ये जो आया है, ये सारे किसकी वजह से आए हैं, ये मॉलिक्यूलर वेट की वजह से आए। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, ठीक है, इस तरीके से लिखेगा। रिड्यूसिंग ये सब हो गया, सारा कुछ हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्राइड का हो गया कंप्लीट, मैंने कर दिया जितना भी बताना था इसमें, ये सारी चीजें यहाँ पे कर दी है मैंने, है ना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन अगर प्रॉपर्टीज में बोला जाए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं, इसको जरूर पढ़िएगा इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है ऑक्साइड फॉर्मेशन। नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टी में। केमिकल प्रॉपर्टी का ये पहला प्रॉपर्टी था, फर्स्ट था, है ना, ये वाला फर्स्ट प्रॉपर्टी था। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी में है ऑक्साइड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑक्साइड फॉर्मेशन में कहा जाता है कि हेलोजेंस कैन फॉर्म, हेलोजेंस कैन फॉर्म oxides in different oxidation state as the oxidation number increases, acidic strength increases। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताता हूँ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर की बात करें तो Cl2O7 इज हाईएस्ट रखता है, फिर Cl2O6 आता है, और ClO2 आएगा, Cl2O आएगा, ऐसे करके। यहाँ पे +7 स्टेट है, यहाँ पे +6 स्टेट है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, इस तरीके से रहता है। और दूसरा जो रहेगा वो क्या है, वो है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो कि लोअर ऑक्साइड्स होते हैं, है ना। यहाँ पे एक ClO2 है और यहाँ पे Cl2 है। हायर ऑक्सीएस, जो हायर ऑक्साइड्स होते हैं जिनके ऑक्सीजन नंबर ज्यादा होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अभी समझाता हूँ क्यों होते हैं ऐसा। और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर जो होता है वो क्या होगा, Cl2O होता है और ClO2 होता है, Cl2O6 होता है और Cl2O7 होता है ना। अब इसको सुन लो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो है ना वो ऐसे है कि हायर ऑक्साइड्स ज्यादा स्टेबल इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन एटम पे जो चार्ज आ रहा है वो +7 है, समझे, यहाँ पे +6 आ रहा है। तो अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि सबसे छोटा क्लोरीन एटम का जो साइज है वह इन सभी ऑक्साइड में सबसे कम कहाँ पर है, चैट में बताओ। डिक्रीजिंग सबसे कम साइज कहाँ पर होगा क्लोरीन एटम का, हाँ Cl2O7 में होगा, है ना। तो सबसे छोटा जो साइज होगा उसका पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, उसका पाई बॉन्ड, है ना, उसका पाई बॉन्ड जो होगा वो सबसे ज्यादा, क्योंकि पाई बॉन्ड छोटा साइज के एटम का जो पाई बॉन्ड बनता है ना वो क्या होता है काफी अच्छे से बन जाएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन ये देखा जाता है, हाँ बिल्कुल उसी से आता है ना। ये देखा जाता है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो मैंने आपको एक बार बताया भी था, मैंने कई बार अपनी क्लास में डिस्कशन भी हुआ है कि लोअर ऑक्सी एसिड जो होते हैं, लोअर ऑक्साइड जो होते हैं वो ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर उनकी ज्यादा होती है। तो ये उल्टा होता है ना, जो लोअर ऑक्सी एसिड्स होते हैं या लोअर ऑक्साइड्स होते हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, वो ज्यादा होती है, और इन जिन जो हायर वाले होते हैं उनकी कम होती है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ में एसिडिक, गौरव कह रहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ एंड चार्ज में क्या रिलेशन है। एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ना ऑक्साइड का, बेसिकली ऑक्साइड में ये कहा जाता है कि जैसे जैसे क्या बढ़ेगा, ये बढ़ता है, अरे मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर जैसे जैसे इसका ये बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे ऑक्साइड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती है ना, ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। अब ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे जानोगे, उसको पानी में डिसॉल्व करोगे, हाँ एसिडिक उसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो होगा क्या कि जो बड़े ऑक्सी एसिड्स होते हैं, बड़े ऑक्सी जो ऑक्साइड्स होंगे, जब जैसे इसको पानी में डिसॉल्व किया, है ना, वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या बना के देगा तुमको, HClO4 बना के देगा, समझे, है ना, ये आपको HClO4 बना के देगा। जैसे आपको Cl2O को डिसॉल्व करोगे पानी में तो क्या बना के देगा, तो बना के देगा HOCl, समझे। तो जो बड़ी और बड़ा ऑक्साइड वाला जो होगा, बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो ऑक्साइड होगा, सुनना, बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो ऑक्साइड होगा वो पानी में डिसॉल्व होने के बाद बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड देगा, बड़ी ऑक्सी, है ना, देगा। अब बड़ी ऑक्सीडेशन नंबर वाला क्या क्या होंगे, ज्यादा बॉन्ड बनेंगे क्योंकि साइज हो जाएगा छोटा, तो बॉन्ड बनाएगा ज्यादा, क्यों, बॉन्ड अगर ज्यादा नहीं बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बढ़ेगी ज्यादा, अगर ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा कैसे बढ़ेगी, तो यहाँ पे आएगा ऐसे, ये बनेगा। और इसमें क्या होगा, इसको जाओगे तो इसमें ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। अब इसका जब आप H+ आयन हटा दोगे, ठीक है, तो H+ आयन जब हटा दोगे, चलो हटा के देखते हैं, जब इसका H+ आयन हट जाएगा तो O एटम पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और O एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो होगा डीलोकलाइज, तो यहाँ सबसे अच्छा डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, जिनको याद नहीं हो रहा है ना, वो बार बार पूछ रहे हैं, फिर अभी रुक जा यार, बाद में पूछ लेना, क्यों खराब कर रहे हो टाइम भाई। अगर किसी को दो दो सिचुएशन होती है, अगर किसी को बार बार कोई चीज समझ में याद नहीं हो रही है, तो एक तो जबरदस्ती साइंस पढ़ रहा है, उसका साइंस का एटीट्यूड है नहीं, तो बदल सकता है, जिसमें जो चीज जल्दी याद होती है, ज्यादा समझ में आती है, तो वो क्या करे, वो अपने आप को, है ना, उस वाली साइड में ले जाए, ठीक है। एक तो ये तरीका है, एक तो ये समझ लो मेहनत करने नहीं हो रहा है ना। और दूसरा ये है कि अगर नहीं हो तो अगर यही करना है
तो फिर अपने माइंड को जो है ना प्रॉपर तरीके से लगा के लिख लिख के याद करो, है ना, याद हो जाएगा। हाँ, स्मॉल ऑक्सी एसिड वाला देवांश हर जगह लग रहा है। स्मॉल ऑक्सी एसिड जो है ना ज्यादातर ऐसा होता है, बट देयर इज एक्सेप्शन ऑल्सो, मैं अभी बताऊंगा इसमें, है ना, ज्यादातर ऐसा ही होता है। समझ में आ गया ना। जो जो ऑक्साइड का हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हायर ऑक्सी एसिड बनाएगा, और इस क्लोरीन एटम को +7 में जाने के लिए बहुत सारे बॉन्ड बनाने पड़ेंगे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। आई रिपीट, क्लोरीन एटम को अगर +7 में जाना है तो उसे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से क्या करने पड़ेंगे, बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, ज्यादा बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और जिससे कि उसका क्या होगा, एसिड का कॉन्जुगेशन जो है ना बढ़ जाता है, मतलब डीलोकलाइजेशन बढ़ जाता है, ऐसे अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहेगा, है ना। ऑक्साइड की बात हो गई है तो ऑक्सी एसिड की बात भी कर लो। सेम जो तरीका है वो ऑक्सी एसिड का भी है ना। हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी था, सेकंड था, थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ लो। थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी एसिड। मुझे बताएंगे आप लोग कि ऑक्सी एसिड कैसे बनते हैं, ऑक्सी एसिड कैसे बनते हैं। डिजोल्व ऑक्साइड इन वाटर, जब ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है, जब ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या बनता है। हाँ, बिल्कुल सही, क्या बनता है, बहुत सारे लोगों को अच्छा याद है, हाइड्रोक्साइड बनता है। हाइड्रोक्साइड कितने तरीके का होता है, कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। एक एसिडिक होता है, और एक बेसिक होता है, और एक एम्फोटेरिक होता है। जो जो हाइड्रोक्साइड एसिडिक होता है उसी को एक नया नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, उसी को नाम दिया गया ऑक्सी एसिड। ठीक है, और किसके हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं, किसके ऑक्साइड, किसके ऑक्साइड के हाइड्रोक्साइड एसिडिक होते हैं, वो ऑक्साइड होती है कौन सी, नॉन मेटल ऑक्साइड होती है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा उसको पानी में डिजोल्व करेगा तो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, वो हाइड्रोक्साइड कैसा होगा, तो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इस तरीके से होंगे। ठीक है, तो हमारे जो ऑक्सी एसिड बनते हैं जैसे Cl वगैरह का, क्लोरीन से ही स्टार्ट करते हैं, तो क्या बनता है, क्लोरीन जब बनता है तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे HCl4 बनता है, HClO3 बनता है, HClO2 बनता है, और HClO बनता है। नाम तो सबको याद होगा, नाम याद है, यहाँ पे पहले तो ऑक्सीजन नंबर लिख देते हैं। ये +7 है, ये +5 है, ये +3 है, और ये +1 है। स्ट्रक्चर में बना चुका हूँ, इसका नाम है परक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम है क्लोरिक एसिड, इसका नाम है क्लोरस एसिड, और इसका नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, इस तरीके से ये रहेगा, है ना, ये सबको पता है इसके बारे में, है ना। इनके अगर ऑक्साइड्स की बात कर लें तो ऑक्साइड का कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप HClO4 की बात करोगे तो क्या होगा, दो में से एक वाटर पार्टिकल आप हटा देना, क्या बनेगा, Cl2O7 बनेगा +7 में। ठीक है, ऐसे ही दो पार्टिकल जो होंगे HClO3 के, उसमें से क्या कर लेना, नहीं क्या पूछ रहे हैं, इसको कर लेना तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cl2O5 हो जाएगा। ठीक है, Cl2O5 हो जाएगा, और इसमें
Cl2O3 हो जाएगा और इसमें Cl2O हो जाएगा। तो इनके ऑक्साइड्स हो गए है ना, एनहाइड। ये सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे एनहाइड्राइड है अपने अपने ऑक्सी एसिड के। ओके, तो यहाँ पर भी यही है कि अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर देखें तो क्या होगा, HClO4 की सबसे ज्यादा आएगी, फिर HClO3 की आएगी, फिर HClO2 की आएगी, फिर HClO की आएगी, है ना। इस तरीके से रहता है, ठीक है। एक तो ये रहेगा, है ना, इंक्रीज करता है जैसे जैसे ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज होता है ना। हाँ, ऊपर का लिख लो, देख लो। हो गया, देख लो क्या लिखना है आपको। ठीक है, डन। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर है, किस पे डिपेंड करेगा, एज द ऑक्सीजन नंबर इंक्रीजेस, मेनी टाइम्स वी हैव रिटन इन द बुक, है ना, कई बार लिख चुके हैं अपनी कॉपी में। और जो इनका ऑक्सी जो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है, उस तरीके हो जाएगा ना। ये क्या लिख रहा है, एमआई जो है ना, क्या लिख रहा है, पता नहीं क्या लिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप जो है ना डिक्रीज करता है, मतलब जैसे एफ एटम है, Cl एटम है, ब्रोमीन एटम है, आई एटम है, तो नीचे इनके क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो आपने लिया HClO4, ब्रोमीन का लिया HbRO4 और आयोडीन का लिया HiO4। तो आप ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात मैंने सेम कर दी सबकी, तो सभी के ऑक्सी एसिड सेम ऑक्सीडेशन नंबर में, तो ऊपर से नीचे जाने पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ओके, ना इस तरीके से रहेगा। नाउ ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा ऑक्सी एसिड, है ना, ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई समस्या है नहीं, अगर आपका, अगर मान लो इस तरीके से कंपेयर किया जाए HClO, HbRO और HiO, है ना, इस तरीके से कंपेयर किया जाए तो सही रहेगा। तो ऑक्सीजन नंबर अगर आप सेम रखेंगे तो फिर आपको मिलेगा, एक ऑर्डर मिल जाएगा कि हाँ टॉप टू बॉटम जो है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है किसकी, ऑक्सी एसिड की। उसका सीधा रीजन किससे निकाल सकते हो, ऑक्साइड से निकाल सकते हो कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड्स का क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता जाता है। टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, और कम होने का जो रीजन होता है वो क्या होता है, कम होने का जो रीजन है वो क्या होता है, बोलो, कम होने का रीजन जो है ना वो मेटालिक कैरेक्टर का बढ़ जाना होता है, ठीक है। ये मालूम होगा आपको, तो आप ऑक्साइड से समझा सकते हो ऑक्सी एसिड को, है ना, ऑक्साइड से ऑक्सी एसिड को आप आसानी से समझा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, और वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सी एसिड, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर की अगर बात करें, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का मेरे पास डेटा है तो मैं क्लोरीन का ही लिखवा रहा हूँ अभी, है ना, आगे और पढ़ाऊंगा इसके बारे में। तो उसमें HClO4 की ऑक्सीजन पावर सबसे कम है,
फिर HCl3 की है, फिर HClO2 की है, और फिर HClO की है। ये होता है, इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरे की अगर हम बात करते हैं, पूरा का पूरा, जैसे मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ पर हेलेट आयन, की अगर बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, पर हेलेट आयन की बात करें तो क्या होगा, BrO4 माइनस आयन और IO4 माइनस आयन और ClO4 माइनस आयन जो होगा, ये ऑर्डर रहता है ना, ये ऑर्डर रहता है। और कैसे एक्सटेंड करोगे, इसका जो SRP वैल्यू है, SRP वैल्यू जो इसका है वो है कितना, वो है 1.74 वोल्ट है। इसका SRP वैल्यू अगर देखोगे तो 1.65 वोल्ट है, और इसका SRP वैल्यू अगर देखोगे तो 1.19 वोल्ट है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तरीका है ना, ये आपको ये समझना है आपको, है ना, इस तरीके से ये रहेगा, है ना। तो वैसे तो इसमें ये रहता है, आपको पता ही है मैंने, कि लोअर ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। लोअर ऑक्सी एसिड जो होते हैं वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, है ना। पर हेलेट आयन होगा ना ये इसका, पर क्लोरिक एसिड का जैसे लिखोगे ना तो पर क्लोरेट आयन हो जाएगा। और पर हेलेट, हेलेट मतलब हेलोजन से है। और जैसे आप ClO4 माइनस आयन का नाम क्या दोगे, ClO4 माइनस आयन का नाम क्या दोगे, ClO4 माइनस आयन का नाम क्या दोगे, हाँ, पर क्लोरेट आयन है ना, तो इसका नाम क्या दोगे, BrO4 माइनस आयन का, BrO4 माइनस आयन का क्या नाम दोगे, पर ब्रोमेट हो जाएगा ना। ऐसे ही आपको IO4 माइनस आयन का क्या हो जाएगा, पर आयोडेट। तो इन कलेक्टिवली इनको क्या बोल सकते हो, पर हेलेट बोल सकते हो ना, कलेक्टिवली क्या बोल सकते हो, पर हेलेट आयन बोल सकते हो ना, है ना। ठीक है, वही लिखा हुआ है, पर हेलेट आयन, पर हेलेट आयन तीनों एक साथ लिखे ना, ब्रोमाइड, BrO4 IO4 और ClO4 माइनस आयन, तो ये पर हेलेट आयन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं ना, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड, है ना। तो ऑक्सी एसिड का जब हीटिंग होता है, जो अभी इस साल क्वेश्चन आया था IIT के अंदर, मैंने आपको पढ़ाया भी था, है ना, वो पिछले जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चन तब की बात थी, है ना। अभी देखते हैं इसको, हाँ, ये पेज पढ़ते हैं हम लोग, इसी पे हमारा क्वेश्चन भी आया था IIT का, है अभी अभी आया था ना इस बार क्वेश्चन जो आया था जी के अंदर, है ना। मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि जब हम इनको इनको करते हैं, किसको, ऑक्सी एसिड को हीट करते हैं, तो अपनी क्लास में डिस्कशन हुआ था पी ब्लॉक, जब मैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा रहा था उस समय डिस्कशन हुआ था कि जब आप ऑक्सी एसिड को हीट करोगे तो लोअर ऑक्सी एसिड मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्सी एसिड जो है ना, वो हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, यही था। तो ये बात सही है कि अगर हम ClO माइनस आयन को बात करें, ClO माइनस आयन की बात करें, तो ClO जो HClO4 वगैरह जो है ना, वो अगर होगा, जैसे ये था ना, ये वाला HClO, ये ऑक्सी एसिड था, है ना, दिख रहा है आप लोगों को HClO दिख रहा है। रेड पेन से ले लूं क्या, ये ब्लू पेन दिखाई दे रहा है, विजिबल है नहीं, देखो आप एक बार, विजिबल है। तो है ना, HClO जो होगा, अगर आप इसको हीट कर दोगे ना, तो ये क्या करेगा, ये अरे यार, तो मैं ये समझा रहा था कि अगर आपने HClO को लिया तो HClO को हीट करने पर ये अपने आप को HCl और HClO3 में भेज देगा, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं, है ना। लोअर ऑक्सी एसिड को जब आप हीट करते हो
तो अपने हायर ऑक्सी एसिड में डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। ये डिस्कशन अपनी क्लास में अच्छे से हुआ है ना, ये वाला डिस्कशन जो है ना अच्छे से हुआ है। इस तरीके से HClO4 जो है ना वो अपने आप को, HClO2 भी अपने आप को भेज सकता है, इसको इस तरीके से भेज देता है ना। लेकिन मेरा ये कहना ये था कि यहाँ पर मुझे ये बताना था आपको कि ऑल्दो द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ ClO3 माइनस आयन इज थर्मोडायनेमिकली वेरी फेवरेबल। समटाइम स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप जब आप HClO3 को हीट करोगे जो कि +5 में है, तो वो क्या HCl और HClO4 में नहीं जाना चाहिए? यही क्वेश्चन था IT का। तो वो नहीं जा पाता है क्योंकि ये प्लस ऐसे हो जाएगा। तो देख रहे हो आप, ये +5 में है, ये -1 में है और ये +7 में है। ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है? 10⁻29 होता है। लेकिन इसके बावजूद ये क्या कह रहा है? इसके बावजूद कह रहा है कि द रिएक्शन अकर्स very slowly in solution and is not a useful preparatory process, है ना, प्रोसीजर, है ना। ये मतलब ये है कि अगर आपको परक्लोरेट आयन बनाना है, ClO4 माइनस आयन बनाना है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रिपरेटरी प्रोसीजर नहीं है। इस मेथड से आपको नहीं बनाना चाहिए, है ना। थर्मोडायनेमिक्स तो कह रहा है फेवर कर रहा है, लेकिन काइनेटिक्स बिल्कुल फेवर नहीं कर रहा है। रिएक्शन बहुत स्लो है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके की रिएक्शन हम नहीं कराते या होगी नहीं। आगे बोलते हैं कि परक्लोरेट आर प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरेट्स। जो ClO3 माइनस आयन था ना, ये वाला, ये क्लोरेट था, ये ClO3, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीजन करोगे तो उससे होता है। आगे कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ परक्लोरिक एसिड आर डिस्कस इन द सेक्शन, तो उसके बारे में बात की गई है आगे। द परक्लोरेट आर ये तो बेकार, कोई मतलब नहीं है ना। इसके बाद हम लोग थोड़ा ब्रोमेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो ब्रोमेट आयन है, द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ ब्रोमेट टू BrO4 माइनस आयन एंड Br माइनस आयन एक्सट्रीमली अनफेवरेबल। क्लोरीन में तो थोड़ा बहुत बोल भी रहा है, ब्रोमीन में तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा है कि ब्रोमेट को आप किसी भी तरीके से आप कहाँ नहीं भेजोगे, बोलो कहाँ नहीं भेज सकते। वो आप उसमें ब्रोमेट को पर ब्रोमेट और ब्रोमाइड में नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसा है बोलो, वो 10⁻³ है। अब कहता है कि पर ब्रोमेट कैन बी ऑब्टेन ओनली बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ब्रोमेट आयन। तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है ना, यहाँ पे ऑक्सीडाइज कराया जा रहा है। और ऑक्सीडाइज कराने के बाद, है ना, तो ऑक्सीडाइज जब ये कराया जा रहा है ना, तो ऑक्सीडाइज कराने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रोमेट जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने, ये ऑक्सीडेशन होने के बाद यहाँ पे पर ब्रोमेट में जाएगा, इस तरीके से ये रहता है, ठीक है। तो पर ब्रोमेट आर एक्सट्रीमली पावरफुल ऑक्सीडेंट, है ना। ये मैंने बताया भी था आपको, पर ब्रोमेट जो है ना, इनका मैंने, ये अच्छे ऑक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि 1.76 इनका पोटेंशियल आता है ना। तो मैंने अभी आपको बताया भी था, बताया था नहीं बताया था, हाँ। ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं इसमें, किसी कोई समस्या नहीं है ना, इसमें किसी कोई समस्या नहीं है। हटाऊं यहाँ से, लिखना है लिख लो आप, इसको लिख लो, इस पैराग्राफ को लिख लो, लिखना चाहते हो तो इस पैराग्राफ को लिख लो जल्दी से। ये पैराग्राफ आप लिख लो, या आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लीजिएगा। इस साल तो आया ही है यार, इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है इस बार, है ना, बताया भी था आपको मैंने जब मैं पढ़ा, डिस्कस किया था, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया भी है। PDF चाहे PDF दे दूंगा मैं, है ना, PDF दे दूंगा, अभी इसमें दिख नहीं रही है PDF, है ना, ये दे दूंगा मैं आपको ना। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो जो भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलो आगे आए, वापस आ जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं अपने नोट्स पे। देखो उसमें अभी आपने राइटअप में पढ़ा था ना, उसने कहा था ना कि ब्रोमेट जो है ना,
एक्सट्रीमली पावरफुल क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हमने भी क्या लिखा है, हमने भी ऑक्सीजन पावर में ब्रोमेट आयन को सबसे ज्यादा लिखा है और पोटेंशियल से ही उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना, इसमें कभी कोई क्वेश्चन बन जाता है ना इस तरीके से। तो हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड में हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि लोअर ऑक्सी एसिड डिस्प्रोपोर्शनेट lower oxy acids disproportionate to higher oxy acids. लोअर ऑक्सी एसिड्स डिस्प्रोपोर्शनेट टू हायर ऑक्सी एसिड, है ना, हायर ऑक्सी एसिड में क्या होते हैं, वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, है ना। और यही वो बेसिक क्राइटेरिया बनता है किसका, हेलोजेंस के डिस्प्रोपोर्शनेशन का, है ना। तो यहाँ पे ही यही इसी प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, लेकिन टाइम हो गया यार, है ना। तो एक काम करते हैं अभी, तो इसके लिए मतलब ये जो क्राइटेरिया है, ये इसी क्राइटेरिया से हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन हेडिंग तो लिखते हैं, थोड़ा बहुत समझाते तो है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये जो है ना, इसी क्राइटेरिया जो मैंने अभी समझाया है, इसी क्राइटेरिया से हम लोग क्या कर सकते हैं, सो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस ऑफ ऑक्सी एसिड, है ना, ऑक्सी एसिड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ना, वो हम लोग यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही वो क्राइटेरिया है जहाँ पे हम लोग ऑक्सी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है हेलोजेंस का समझ लेंगे, जिसमें ये कहा जाता है कि ऑल हेलोजेंस, ठीक है, लिखिए आप इसमें, ऑल हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इन बेसिक मीडियम। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये करीब करीब 5 टू मतलब ये मान लीजिए कम से कम मैंने 5 टाइम्स तो अभी तक देख चुका हूँ, है ना, हर अल्टरनेट ये क्या 2 साल के अंदर अंदर जो आता है, 15 साल का मेरे पास पूरा डेटा है दिमाग में। तो हर बार कुछ ना कुछ इसके मतलब एक दो 3 साल में कुछ ना कुछ ये क्वेश्चन इसके बारे में जरूर आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो जितने भी हेलोजेंस होते हैं, वो सभी के सभी हेलोजेंस जो है ना, बेसिक मीडियम में मोस्टली क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं, है ना। अब बेसिक मीडियम जो प्रोवाइड करने वाला जो सब्सटेंस है, बेसिक मीडियम आप किससे प्रोवाइड करते हो, बेसिक मीडियम आप NaOH से प्रोवाइड करते हो। NaOH भी आपको 2 कंडीशन में यूज करना होता है, मतलब कोल्ड डाइल्यूट, है ना, कोल्ड डाइल्यूट कंडीशन है और हॉट कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस है ना। इस तरह के कंडीशंस में रिएक्शन जो है ना वो कराई जाती है। तो दोनों में जो है ना, हॉट कंडीशंस में आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हॉट कंडीशंस में क्या बनेगा, हॉट कंडीशन में जो है ना, हायर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सी एसिड्स आर फॉर्म्ड। टेम्परेचर ज्यादा है तो हायर ऑक्सीजन नंबर वाले ऑक्सी एसिड बनते हैं। और कोल्ड कंडीशन में क्या होगा, है ना, लोअर लोअर ऑक्सीडेशन, ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सी एसिड्स आर फॉर्म्ड, ये रहता है। हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड ही करो, डाइल्यूट तो ज्यादा डाइल्यूट कंडीशन नहीं, थोड़ा सा रखना, गर्म करोगे ना वेपराइज वेपराइज ना कर जाए, ठीक ठाक सोलूट रखना, यही होता है इस तरीके से। कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस लिखी जाती है ना। ठीक है, टेम्परेचर जब ज्यादा रखोगे ना, तो
थोड़ा सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या रखना, सोल्यूशन में ज्यादा रखना, ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो ये आज मैं यही रोक रहा हूँ ना, कि इसका एक क्लास और भी है मेरी, ठीक है, इसको यही रोकते हैं क्योंकि इसके बाद जो खत्म, मतलब 30 से 40 मिनट। लेकिन हाँ, जो भी अगला क्लास होगा आपका, है ना, जो भी अगला क्लास होगा वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। प्लीज डू नॉट मिस द क्लास, को मिस नहीं होनी चाहिए। रवि, कहाँ तक देखना है तुम्हें? क्या हो गया निखिल? सर मुझे आपसे एक चीज पूछना था, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बोलो। सर रिपोर्ट्स कब मुझे सर चलने से पहले? तुमने जितना पढ़ा है उतना याद है तुमको? नहीं सर, पूरा तो नहीं याद है। तो फिर वो करो ना जो पहले है ना, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो, जो हमारा काम है वो हम करेंगे यार, क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें क्या लगता है हम लोग नहीं, सर मुझे हम लोग